तो द थिंग इज दैट एटॉमिक स्ट्रक्चर में ना, मतलब अगर आप किसी भी बुक को देखो, पूरे सलमान पठानिया को देखो, केएल कपूर को देखो, और एटकिंस को देखो, या कोई भी अदर जो भी आपने देखा होगा, कोई भी बुक ना, चीजों को इतना डाइवर्स उन्होंने लिखा है कि यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज टॉपिक्स इन अ लाइक इन अ वन रीडिंग और इन वन गो, और वो करना भी नहीं है आपको. सो दैट्स व्हाई आई हैव प्रिपेयर्ड दिस 4 PDFs टू गाइड यू विद एडवांस स्ट्रक्चर. दो के तो लेक्चर अवेलेबल है वीडियो वाले, दो के नहीं है. सो आई थॉट कि आप लेक्चर अपलोड करने से अच्छा है आप लोगों से लाइव इंटरेक्ट कर लूँ, एंड रिकॉर्डिंग अगर हो पाई तो अपलोड कर दूंगा. सो बेसिक्स में क्या है कि आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए. आपके सबको यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग के मेरे को पूछ सकते हो. So you all know what is a subatomic part, what are subatomic particles, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, उनके चार्ज क्या होते हैं, मास क्या है उनका, रिलेटिव मास क्या है उनका, और यू में उनका मास क्या है. सो ऑल दिस थिंग्स यू नो वेरी वेल. नाउ यू हैव एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ये सब भी आपको पता है. मास नंबर क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये भी आपको पता है. देन यू हैव आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. सो आइसोटोप्स पता है, आइसोबार भी पता है आपको, और इसका इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है एनएमआर वगैरह में. ठीक है, एनएमआर में चाहे आईआर में, यू विल सी दैट देयर आर आइसोटोप्स हैव ग्रेटर रोल टू प्ले. Okay, so now you have the next thing, that is electromagnetic radiation and electromagnetic spectrum. So what is electromagnetic radiation? Basically it's a ये क्या होता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहे हैं. ठीक है, एंड दे आर बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. आई थिंक कुछ गड़बड़ है. सो अब इसको कैरेक्टराइज कैसे करते हैं? तो कैरेक्टराइज करते हैं वेवलेंथ से, फ्रीक्वेंसी से, वेव नंबर से. तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब आप नाइन्थ क्लास में इसको इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है सीबीएसई वालों को. सो यू नो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज वेवलेंथ. ओके, बट देयर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड वेव नंबर, एंड दैट इज 1/लैम्डा. और ये वेव नंबर का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है ना, क्योंकि एनर्जी, अगर आपको वेवलेंथ के टर्म में एनर्जी बतानी है, सो दीज टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अगर आप प्लैंक्स का फॉर्मूला देखो जो नीचे आएगा, तो लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ई के, बट 1/लैम्डा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के. सो और क्लासिकली ये यूज भी बहुत ज्यादा होता रहा है वेव नंबर वाला टर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस वगैरह में. सो दैट्स व्हाई this is a like known convention, adapted convention for स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो वेव नंबर का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली इसको एनर्जी के यूनिट के रूप में भी यूज किया जाता है, ऑल्दो इट्स नॉट एनर्जी, बट दे लाइक सिनोनिमसली इसको हम लोग यूज करते हैं टू रेफर टू एनर्जी, बिकॉज सिंस 1/लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू ई. Now you have different units: nanometer, angstrom, meter, hertz, second for what's that, frequency, and then you have centimeter inverse for wave number. Generally wave number को centimeter inverse में represent करते हैं, but you may also have meter inverse and all other units. एक बात ध्यान रखना है कि ये सारे प्रीफिक्सेस जो लगते हैं ना ऐसा यूनिट के आगे, ये सब आपको ना अगर नहीं ध्यान में है तो बार बार इसको रिकॉल करते रहो, इसको मिस नहीं करना है. जैसे कि आपका मिलीमीटर क्या होता है, तो मीटर में मैंने मिलीमीटर लगाया, सो मिली का क्या मतलब हुआ. देन यू हैव nanometer, then you have picometer, you have angstrom also, and you have so many other units as well. So keep in mind all these things. इसका डेटा एग्जाम में नहीं दिया रहता है, so इसका ध्यान रखना थोड़ा सा. Then you have concept of photons. All of you know what are photons. और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से बेसिकली फोटॉन्स का आइडिया आया था. एंड देन you have this formula, famous formula, E is equal to h nu और एच सी बाय लेमडा और एच सी न्यू बार. और अगर आपको एक मोल ऑफ फोटॉन्स का एनर्जी निकालना है, सो यू हैव एन ए इंटू एच इंटू न्यू. सो बेसिकली एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है, एंड कितने भी फोटोन की एनर्जी निकालें उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो. देन यू हैव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट.
जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डीपर। बट ध्यान रखो कि बेसिकली यहाँ पे जो गवर्निंग इक्वेशन है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। किसी एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट हो रहा है एच न्यू, देन यू हैव वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल जिसको ओवरकम करना पड़ता है, एंड देन यू कन्वर्ट, देन द रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली होता क्या है कि लाइट जो है इंसिडेंट हो रहा है मेटल सरफेस पे, एंड इट विल नॉक आउट द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर। सो बट इलेक्ट्रॉन इज नाउ अटैच्ड टू द मेटल बल्क मेटल आल्सो। सो वहां से आप इजिली ऐसे निकाल नहीं सकते इलेक्ट्रॉन को, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ फोर्स और देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। सो बेसिकली इट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन को जब ओवरकम करोगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये वर्क फंक्शन ओवरकम करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके वेवलेंथ, आपके लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है या एनर्जी जो है एक मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी वर्क फंक्शन के बराबर होगी। तो इससे ज्यादा अगर आप एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हो, देन इट विल नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल रीच द डिटेक्टर प्लेट। ओके, एंड देन यू हैव अ करंट रीडिंग इन योर सर्किट। So let me ask you a question here जो एग्जाम में भी कई बार आ सकता है। Do you know the difference between work function and ionization energy? मेरा क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी और इंथैल्पी, एनर्जी बोलो यहाँ पे, और वर्क फंक्शन, इसका बीच का डिफरेंस पता है आपको? कोई भी अनम्यूट करके बता सकते हो, एनी वन, इफ यू नो द आंसर अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर द क्वेश्चन। वर्क फंक्शन मतलब सॉलिड से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, आयनाइज से मतलब गैसियस स्टेट से रिमूव करना। एनी वन अदर देन, कौन था, चिन्मय थे क्या? हाँ। ओके, और कोई? वही कि जो वर्क फंक्शन है उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालना मेटल की सरफेस से, और फिर जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना एक सिंगल आइसोलेटेड गैसियस आयन से, या आइसोलेटेड गैसेस एटम बोलना जरूरी। एटम, सॉरी। या सो बेसिकली ये डिफरेंस है। बट अगेन द क्वेश्चन राइजेस कि सपोज करो कोई एक मेटल है, ओके, एंड देन यू हैव इट्स से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और यू कैन से कि सेम मेटल का एक वर्क फंक्शन भी होगा। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक कौन सी वैल्यू ज्यादा होती है? आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। सेम मेटल सरफेस के लिए, सेम मेटल के लिए वर्क फंक्शन ज्यादा होता है या एनर्जी एनर्जी ज्यादा होता है? डोंट लुक इनटू द वैल्यूज, अपना दिमाग चलाओ और बताओ कि क्या ज्यादा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। सर मेटल के आयनाइजेशन एनर्जी। क्या? आपने क्या पूछा, मेटल के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है वर्क फंक्शन। किसी भी एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी, या उसके एनर्जी एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी? दैट इज माई क्वेश्चन, एंड देन अगेन सपोर्ट योर आंसर विथ अ रीजन। एनीवन? चिन्मय? अनन्या? अशीमा? हर्षिता? कोई नहीं? सोच रहे हो क्या सब लोग? मुझे लगता है वर्क फंक्शन की ज़्यादा होनी चाहिए, वाई? क्योंकि क्योंकि हम सॉलिड से निकाल रहे हैं, ओके, और और उससे निकालना डिफिकल्ट होगा कंपैरेटिवली गैसियस से। ओके। सर ऐसे आयनाइजेशन ज्यादा होगी क्योंकि मेटल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर होता है, तो गैस को उतना नहीं होता। देखो, वैल्यू एनर्जी एनर्जी की परम्यूटेशन की ज्यादा होगी होती है सर। एक्चुअली। सुनो सुनो, लेट मी से
वैल्यू जो है आयनाइज एनर्जी का ज्यादा होता है, ठीक है, किसी भी मेटल के लिए, और वर्क फंक्शन का वैल्यू कम होता है, ठीक है। सो होता ये है ना कि आप मेटल के बारे में क्या जानते हो, जो बेसिक चीज जानते हो मेटल का, कि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स को अगर मॉडल करते हैं हम, सो वी से दैट देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल को हम थ्री डायमेंशनल गैस बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल गैस। बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें लूजली बाउंड होता है। सो इट्स नॉट लाइक कि वो इसी एक एटम के इन्फ्लुएंस में है। देयर इज अ वैलेंस बैंड एंड देयर इज अ कंडक्शन बैंड इन मेटल्स, राइट। तो बेसिकली मेटल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर उसका है, मान लो सपोज करो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, लूजली बाउंड है भी ना, तो इट इज नॉट इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस, ये बहुत सारे न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, एंड इट्स लाइक अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट ना कि इलेक्ट्रॉन को निकालना मेटल सरफेस से ज्यादा इजी होता है कंपेयर टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, जहाँ पे कोई भी अदर पोटेंशियल नहीं है, एंड द ओनली पोटेंशियल दैट इज होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन इज द न्यूक्लियस, ओके। और यू कैन से द जो आप बोर्ड थ्योरी में पढ़ते हो, किसी भी ऑर्बिट का एक एनर्जी होता है, सो बेसिकली वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, देन यू कैन लाइक नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकालना रिलेटिवली इजी होता है, अगर आप ऐसे वैल्यूज कंपेयर करो तो आप देख लेना किसी भी जगह पे, यू विल सी द वैल्यूज। सो बेसिकली ये है, देखने में लगता है कि सॉलिड से निकालना मुश्किल होगा, बट अगेन द डीपर रीजन्स आर डिफरेंट। तो मेरे कहने का मतलब ये था इस क्वेश्चन के थ्रू, कि आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे होने चाहिए ना कि आप फंडामेंटल लेवल पे चीजों को सोच सको। यू इफ यू हैव दिस मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। एंड द रीजंस आर प्रीटी सिंपल, रीजंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, रीजंस बहुत सिंपल होते हैं। यू जस्ट हैव टू थिंक इन दैट वे। अगर आप नहीं सोचोगे तो आप, बट देन यू हैव टू थिंक कि आपको अपनी नॉलेज को कनेक्ट करना है। सो यू हैव नॉलेज ऑफ what you say chemical bonding here, and then you are applying that knowledge of chemical bonding, or metallic bond कह लो, बहुत सारे bonds पढ़ते हो, ionic bond, chemical bond, then you have metallic bond also, and then you have coordinate bond also. So coordinate bond is more or like a covalent bond only, ionic bond is little different, and then you have metallic bond. So metallic bond में आपको ये concept पढ़ना रहता है, and then अगर आप उसको यहाँ पे अप्लाई करो तो आपको आंसर सिंपली मिल जाता है। सो ऑलवेज लाइक चीजों को कनेक्ट करने के मूड में रहना, ये नहीं कि आइसोलेटेड होके सोच रहे हो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो बेसिकली होता क्या है कि एच न्यू एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, ये मेटल के वर्क फंक्शन को ओवरकम करती है, एंड द रिमेनिंग एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन टू गिव इट अ मोमेंट और से काइनेटिक एनर्जी, ओके। एंड यस, काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला आपको सबको पता है, मोमेंटम टर्म में क्या होता है, यू हैव दिस हाफ, you have this half mv square, so multiply by m and you will end up with mv square by 2m. So basically p square upon 2m is also what, kinetic energy। छोटी छोटी चीजें हैं ये सब, नाइन्थ क्लास में पहली बार ये आप एक्सप्रेशन देखते थे। सो उसके टर्म में भी यहाँ पे चीजें आपको दे रखी हो, दे सकते हैं लोग, तो इट्स लाइक दैट। इसमें कुछ चीजें और भी हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेट्स मूव ऑन। नाउ यू हैव ए पार्टिकल ड्युअलिटी। सो वेयर इस ये कहता क्या है, डी ब्रॉय का आइडिया था, एंड डी ब्रॉय सेड दैट लैम्डा इज एच बाई, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, एंड देयर इज अ डेरिवेशन ऑफ इट, सिंपल डेरिवेशन है, बट अगेन उससे क्या मतलब है, आपको ध्यान इसका रखना है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी। सो बेसिकली व्हाट इज सेज दैट व्हेन यू हैव a particle of suppose mass m and you move it with velocity v, so if you give a momentum mv to a particle, then it will be having a wave character also, okay, and that wavelength will be given by h by mv। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आखिर कोई भी वेव होता है, सो देर इज अ पैरामीटर दैट इज चेंजिंग विद टाइम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, and then you have this electric field is quite large and magnetic field is quite low, so that's why we say that electric field वहां पे oscillate कर रहा है, but the truth is that वहां electric magnetic field दोनों oscillate कर रहे हैं।
So there is a oscillating electric field or magnetic field that constitutes the wave, electromagnetic radiation. Then you suppose take example of sound wave. So you have compression and rarefaction. So वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे व्हाट डू यू से, एयर की डेंसिटी चेंज कर रही है, ठीक है, वहां पे एयर की डेंसिटी चेंज कर रही है. And similar manner you have waves on water surface and you have waves on drums. अगर आपके पास कोई इस टाइप का ड्रम है, सो आप इसको अगर आप बीट करोगे, ऐसा कोई ड्रम है इसको बीट करोगे तो यू इट विल ऑसिलेट. तो हर जगह पे कोई ना कोई ऐसा पैरामीटर है जो चेंज कर रहा है टाइम के साथ, और से एक ऑसिलेशन हो रही है वहां पे किसी चीज की, एंड दैट कंस्टिट्यूट्स द वेव. तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि डीप ब्रॉगली जो ये मैटर वेव्स होते हैं, मैटर वेव्स में क्या वेरी करता है, मैटर वेव्स में क्या वेरी करता है. एम आई देयर इन द मीटिंग और मैं लीव हो गया हूँ. मैटर वेव्स में वेरिएशन किसका होता है. ओके, सो दिस इज माय क्वेश्चन. सपोज यू हैव अ वेव ऑन स्ट्रिंग. सपोज करो आपके पास एक स्ट्रिंग में वेव है, आप इसको ना इसको ऐसे पकड़ के इसको छोड़ दिया इसको, सो इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग. कुछ इसमें नॉर्मल मोड्स होता है, उसमें ही ऑसिलेट करता है. इट इज अ स्टैंडिंग वेव. इलेक्ट्रॉन्स भी एज अ स्टैंडिंग वेव बिहेव करता है. तो इसमें होता क्या है कि जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है. सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इज वेरिंग ओवर टाइम. ओके, ये एक नॉर्मल मोड हुआ. देयर में बी अदर नॉर्मल मोड्स ऑल्सो, कि जहाँ पे बीच में एक नोड आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से वेरी कर रहा है. यू मे हैव अदर मोड्स ऑफ ऑसिलेशन ऑल्सो. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैटर वेव्स में आखिर क्या है जो ऑसिलेट कर रहा है. इज इट द पार्टिकल दैट इज ऑसिलेटिंग और समथिंग एल्स. क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ ऐसा है नहीं. तो कि आपको क्या लगता है. सो कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा ना कि मेटल वेव्स में आखिर ऑसिलेशन किसका हो रहा है, या वेरी कौन कर रहा है टाइम के साथ, क्या वेरी कर रहा है. बुक में जो लिख, हाँ क्या कह रहे हो. लोकेशन ऑफ पार्टिकल, लोकेशन ऑफ पार्टिकल ओके, मतलब वो सो यू वांट टू से ऊपर नीचे दैट कि ऊपर नीचे. पार्टिकल कुछ ऐसा है, एंड ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, हाँ. टाइम के साथ वेरी कर रहा है. तो दिस इज टाइम के व्हाट साथ. कंस्टिट्यूट्स अ मैटर वेव. ओके, एनीवन एल्स. कौन कौन लोग हैं. पार्थो, देन यू हैव someone named प्रेरणा also. So कोई बताओ, गेस करो, टेक अ हिंट. अनन्या. ये सब लोग मीटिंग में है ना कि लीव कर गए. क्या. पार्टिकल ही मोशन करेगा शायद. पार्टिकल ही मोशन करेगा शायद में. और कोई. देखो बुक में चीजें लिखी गई हैं जो आप पढ़ते हो. मैं थोड़ा चैलेंज करूंगा आपको. दिस इज द अप्रोच दैट आई वांट यू टू इनकलकेट, कि आप सिर्फ रॉट लर्निंग मत करो. रॉट लर्निंग करने से ना जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस आएंगे ना, कॉन्सेप्चुअली आप कितना भी स्ट्रांग रहो, जब आपका इमेजिनेशन वाला पोर्शन या वो क्वेश्चनिंग ब्रेन आपका नहीं चलेगा ना. और ऐसा नहीं है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया है. व्हेन आई विल टेल यू द आंसर, देन यू विल से ओ ये आंसर था. सो इट्स नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. आप लोग कितने टाइम तक अवेलेबल हो आज, लाइक 2 घंटे चलेंगे. लेट तो नहीं हो रहा है ना किसी को. हाँ. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ टॉपिक से पूरा का पूरा कवर नहीं ही हाँ कर लूँ. चलेगा. सो क्या कोई आंसर टाइप करो चैट में, ठीक है. बोलो बोलना है तो.
कौन सा उससे एम्पली तो किस एम्पलीट्यूड चीज भी का वेरी हो सकता है। एम्पलीट्यूड? आपने जो पोजीशन बोला वही तो एम्पलीट्यूड होता है। वेरिएशन किसका हो रहा है? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। एक कोई फिजिकल पैरामीटर तो होगा ना। इट्स वेरी सिंपल। आपने पढ़ते वक्त ध्यान नहीं दिया, इस वजह से ही आपको इसका आंसर नहीं पता है। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कॉस्ट यू मार्क्स। ये तो मैं सिंपल बता रहा हूँ ना यहाँ पे, जो आपको लगता है कि चलो ठीक है कोई पूछेगा नहीं। बट अगर आप ऐसे जाओगे ना सॉलिड में, गैसेस में, लिक्विड स्टेट में, एंड देन यू हैव सिलेबस अब बहुत डिस्क्रिप्टिव कर दिया है, तो ऐसे सिंपल सिंपल कई चीजें ना हम स्किप कर देते हैं पढ़ते वक्त। एंड दैट कॉस्ट यू मार्क। आपको लगता है कि बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हमारे नंबर काटते हैं, बट लेट मी टेल यू, फिजिकल में एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं आएगा जो आपको टफ लगेगा। बट दे विल check your concepts very well. We have one guy named Amit Thakur. Any guesses? Amit? Ananya? नहीं पता भैया। कोई गेस करो, कोई भी एक आंसर गेस करो, गलत ही हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। असीमा, आपने तो कुछ कुछ कहा था। आई थिंक भागवत, गेट आइडिया। No, sir. चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। मैटर वेव्स आर, क्या कौन है? हाँ, ओके, सो म्यूट कर लो। नहीं पापा ने बोला है मैटर शायद, मैं वेव्स बोल आर रहा waves of probability. Remember this. The probability of finding the particle in a particular location is changing with time. That is what constitutes a matter wave. मैटर वेव में प्रोबेबिलिटी चेंज करती है टाइम के साथ। सो जो एम्पलीट्यूड होता है ना, बेसिकली प्रोबेबिलिटी होता है यहाँ, वो वेरी करता है टाइम के साथ। क्या? मतलब लोकेशन भी हो सकता है या नहीं? नहीं नहीं, ऑलमोस्ट करेक्ट। नो अदर करेक्ट लोकेशन आंसर भी देन वेव्स ऑफ ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर हो प्रोबेबिलिटी। सकता है या नहीं? सिंपल आंसर आपको बताना था, वेव्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली देखो, सी, when you say electron ना, then there is no meaning of when you take electron का आप एग्जांपल लो, आपका पूरा का पूरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ना वेव मैकेनिकल मॉडल पे बेस्ड है। एंड अगर मैं पूछूं कि दिस इज वन एस ऑर्बिटल, सबको पता है ना, सॉरी कुछ ऐसा हो गया, लेट मी ट्राई दिस। सपोज करो ये वन एस ऑर्बिटल है, ओके। तो यू हैव इलेक्ट्रॉन क्लाउड हियर। बताओ कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज करो t इज इक्वल टू T1 पे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा बताओ? और why do you get this cloud of electron? यही तो रहता है वन एस ऑर्बिटल ना, बीच में न्यूक्लियस होता है, एंड दिस इज द वन एस ऑर्बिटल जो आप पढ़ते आए हो, यही शेप होता है। यू हैव p ऑर्बिटल, you have d orbital, and you have f orbital also. One of the shapes of f orbital. मेरे कहने का मतलब ये है कि आप क्या कह सकते हो कि t इक्वल टू T1 पे पार्टिकल यहाँ पे है, या फिर यहाँ पे है, या यहाँ पे है, या यहाँ पे, कह सकते हो क्या ऐसा? नहीं कह सकते। किसी भी टाइम पे पार्टिकल जो होता है ना, नहीं सारे कर सकते। लोकेशन पे होता है। सो व्हेन यू हैव वेव्स नहीं ऑफ, व्हेन यू हैव मैटर वेव, अगर आप उसको वेव कह दिया, सो there is no logic to like describe its location, because location has lost like what do you say, location has lost its meaning। वो वेव है, वो डिस्पर्स्ड है स्पेस में,
वेव बेसिकली स्पेस में डिस्पर्स होता है, तो कोई लोकेशन नहीं होता है। ओके, तो रिमेंबर दिस। तो अगर इलेक्ट्रॉन का आप पार्टिकल नेचर देख रहे हो, देन इट्स अ पार्टिकल, इट हैज अ लोकेशन। बट व्हेन यू सी द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो मीनिंग ऑफ लोकेशन, इट्स डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द स्पेस। ओके, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना था आपको। सो नाउ यू हैव, अब आपके पास वेव पार्टिकल डुअलिटी है। बेसिकली अगर आपने देखा था कि जो लाइट होता है, पहले उसका एक्सप्लेनेशन आया हाइजेंस थियरी से, इट्स अ वेव। सो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इस तरह के जो फिनोमिना थे वेव वाले, वो हमने एक्सप्लेन कर रखा था। देयर वाज अ मैथमेटिक्स, देयर वाज अ फिजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल दिस फिनोमिना। ओके, बट देन you had different type of observations, like photoelectric effect, like Compton effect, या सपोज करो ना, ऐसे भी देखो कि आप जब लाइट के पास में खड़े हो जाते हो, तो क्या लाइट आपको पार करके चली जाती है? शैडो फॉर्म होता है ना। तो एट दैट टाइम ऑल्सो लाइट जो है फोटॉन्स की तरह बिहेव करता है। बेसिकली लाइट पार्टिकल्स तरह बिहेव करता है, कभी वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है। सो ये वेव पार्टिकल डुअलिटी अगर लाइट के साथ है, तो ये मैटर के साथ भी होगा। दिस सिमेट्री वाज प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली और डी ब्रॉय, व्हाटसोएवर, एंड वहीं से जो है ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। सो इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए था। वेरिफिकेशन कहाँ से हुआ? इसका वेरिफिकेशन हुआ इलेक्ट्रॉन के वेव, इलेक्ट्रॉन के लैम्डा को कैलकुलेट करके। So there was this experiment where de Broglie radiation was verified. इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया पोटेंशियल v से, और उसका फिर लैम्डा कैलकुलेट किया गया यहाँ से, एंड देयर वाज एन लैम्डा कैलकुलेटेड फ्रॉम समवेयर एल्स। सो उसको कंपेयर किया गया। सो दैट वाज गुड, इन लाइक गुड एग्रीमेंट। सो फाइनली डी ब्रॉगली की थ्योरी जो है एक्सेप्टेड थी। तो कहने का मतलब ये है। अच्छा, और कोई कहाँ आप जानते हो पार्टिकल नेचर जहाँ पे शो होता है? यू हैव दिस सिंटिलेशन। सिंटिलेशन जानते हो ना, आपने पढ़ा होगा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और बहुत सारी जगह पे। क्या होता है कि पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए हम उसको जिंक सल्फाइड की कोटेड स्क्रीन पे इंसिडेंट कराते हैं। ओके, सो देर इज अ सिंटिलेशन प्रोड्यूस्ड। वहां पे जैसे ही वो पार्टिकल वहां पे हिट करता है, वहां पे एक छोटा सा ग्लो होता है। ये ग्लो कैसे होता है, ये सब फोटोकेमिस्ट्री की बात है। बट दिस इज सेंटिलेशन। सो बेसिकली सेंटिलेशन भी क्या है? पानी। ओके, अब वो फास्फोरसेस है, फ्लोरेसेंस है, ये सब दूर की बात है, ये सब मत सोचो। बट अगेन दैट इज अ पार्टिकल नेचर। ओके, सो दिस इज द formula that should be kept in mind. Lambda is equal to 1.226 upon root v nm, or this procedure you in general that you should keep in mind। कैसे आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। बेसिकली इट्स अ वेरिफिकेशन ऑफ द डी ब्रॉगली इक्वेशन। एंड देन यू हैव हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप सबने कई बार इसको पढ़ा हुआ है, डेल्टा v इंटू डेल्टा x इंटू डेल्टा px। दिस x इज इंपॉर्टेंट। इफ आई रिप्लेस, इफ आई से हियर डेल्टा x एंड आई से हियर यहाँ पे y कर दूं मैं, सो दिस रिलेशन विल नॉट होल्ड। ओके, देन वहां पे अनसर्टेनिटी नहीं रह जाती है। So this relation is called Heisenberg uncertainty principle, and its significance is that it rules out the possibility of definite trajectories of electrons, and then you have different models where this thing is talked about. So ये basics था थोड़ा सा। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, आई विल पॉज फॉर 2 minutes। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। Anyone? No, Asima is saying no. Okay, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देन यू हैव एटॉमिक मॉडल्स। सो बेसिकली देखो, थॉमसन मॉडल पे मुझे ऐसा क्वेश्चन दिखता नहीं एग्जाम में। सो आपको समझना है कि थॉमसन ने क्या कहा था। पॉजिटिव स्फीयर था, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल, एंड थॉमसन वाज द वन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड दिस वाज हिज मॉडल आल्सो।
बेसिकली यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकलता नहीं है, देन दिस मॉडल वाज डिसरिगार्डेड। इसके बारे में बुक्स में पढ़ते ही हो, इससे ज्यादा मत पढ़ना। डोंट गेट टू मच इन्वॉल्व इन स्टडिंग ऑल these मॉडल्स बिकॉज इट्स ऑफ नो यूज इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन यू हैव रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में क्या किया जाता है, हीलियम 2+ और अल्फा पार्टिकल्स जो कहते हो आप, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 होता है। 4 होता है। क्या होता है एटॉमिक नंबर इसका? मास नंबर 4 होता है। सो एक हैवी पार्टिकल है ये, ठीक है, कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। हैवी पार्टिकल है। बेसिकली इसमें 4 इसका मास हो गया, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में। और इसको हम गोल्ड फॉइल से, बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल से इसको पास कराते हैं, एंड देन यू हैव दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स। सो ये जो डिटेक्टर है ना, ये फोटोग्राफिक प्लेट, ये आप जो गोल सा देख रहे हो, इसमें ये पार्टिकल कैसे पता चलता है कि यहाँ पे पार्टिकल है, आया यहाँ पे, आया यहाँ पे, आया यहाँ पे। बेसिकली ये ग्लो करता है। यू कैन नॉट सी दिस पाथ। ये पाथ देखो ध्यान से, इसको जूम करता हूँ। यू कैन नॉट सी दिस डॉटेड लाइंस। ये डॉटेड आपको दिखते नहीं है, बट यू कैन सी दिस scintillation produced on the photographic plate. Okay. So इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली क्या होते हैं, अपने सीधे लाइन वाले में पास कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे देखो, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लाइक पास थ्रू द एटम्स और they are undeviated. Some are deviated, deflected by some angles, and then you have some particle deflected by 180 degree. So basically जिस पाथ पे वो उसी पाथ पे वो वापस चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। और ये कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है ना, इसको गोल गोल घुमाते हैं ऐसे पूरा का पूरा, और एक सर्कुलर शेप पे होता है। सो बेसिकली यू कैन डिटेक्ट ऑल द पार्टिकल्स दैट इज हिटिंग ऑन द सरफेस। सो इतना ही आइडिया था यहाँ से। एंड यहाँ से क्या मिला, यहाँ से हमें 2 चीज मिला कि न्यूक्लियस का आइडिया मिला। रदरफोर्ड ने बताया कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि पॉजिटिव चार्जेस कहीं एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। और चूंकि हीलियम पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज है, सो यू हैव रिपल्सन्स देयर, एंड दिस वाज पुट फॉरवर्ड आइडिया ऑफ न्यूक्लियस। एंड देन यू कैन आल्सो मेजर द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियस साइज। सो बेसिकली यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा इक्वेशन भी होता है, बहुत अगली तगड़ी फिजिक्स है, लेकिन हम केमिस्ट्री वाले इतना ही पढ़ते हैं। ये फिजिक्स वालों को यहाँ पे काफी चीज पूछा जा सकता है, बट केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को इतना ही पढ़ाया जाता है कि हाँ इतना ही है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। बट रदरफोर्ड स्कैटरिंग का एक फिजिक्स भी है, एक इक्वेशन है जहाँ से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला जाता है, एंड देन इट कम्स आउट टू बी 10⁻⁻14 और 15 मीटर इन टर्म्स व्हाट if we try to determine the size of nucleus. तो ज्यादा यहाँ पे इतना ही था, इससे आपको इतना ही समरी निकालना है। बट देन बोर्ड्स मॉडल ने कैसे, उसकी फिर लिमिटेशंस क्या है, देन तो लिमिटेशंस ये है कि इसका प्रपोजल क्या था, यू हैव न्यूक्लियस एंड देन यू हैव इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग इट, बट इलेक्ट्रॉन विल लूज इट्स एनर्जी while रोटेटिंग, बिकॉज कोई भी आप चार्ज पार्टिकल को ऐसे एक्सेलरेट कराते हो, बेसिकली एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, और इसमें एक्सेलरेट कराओगे चार्ज पार्टिकल को, तो इट विल लूज इट्स एनर्जी एंड इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। सो यू हैव व्हाट डू यू से एन unstable nucleus by this model. So you need a different model. So then boards came, and boards developed the model on the basis of some modern observations, and those observations were first the dual behavior of electromagnetic radiation and the second atomic spectra. तो यहाँ पे मैंने स्पेक्ट्रा के बारे में थोड़ा बताया था कि यू हैव 2 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, वन इज एमिशन एंड वन इज अब्जॉर्प्शन। सो व्हाट हैपेंस इन एमिशन, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। अगर आप किसी सैंपल को अगर आप एक्साइट करते हो, देन इट विल बी नॉट एक्साइटेड फॉर टू मच ऑफ द टाइम, इट विल लूज इट्स एक्साइटेशन एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कैप्चर्ड ऑन डिटेक्टर, एंड दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा. On the other hand, when you pass a white light source from the sample, the sample is at normal temperature and pressure, and it's in a ground state. But when it's interact with light, तो ये कुछ amount of energy absorb कर लेता है, and जो remaining amount of energy होती है, इसको हम एक डिटेक्टर पे फिल्म कर लेते हैं. That is called absorption spectra. और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. जो यहाँ पे
जो यहाँ पे लाइंस ब्राइट दिख रही हैं वो लाइंस यहाँ पे डार्क दिख रही हैं। ओके, और जो यहाँ पे डार्क है वो यहाँ पे एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा फॉर्म कर रहा है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वर ऑब्जर्व्ड एंड दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा। दोनों की स्टडी होती है, ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स में दोनों एक साथ फॉर्म होता है, एक ये और वो ऐसे करके। तो बोथ फाइनल कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। आई वुड लाइक से दैट आप इसका वीडियो के थ्रू देख लेना, ठीक है, मैं यहाँ बताने नहीं जा रहा हूँ इसको, वीडियो के थ्रू देख लेना एंड देन इस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए। सो बेसिकली यू हैव 3 इक्वेशंस दैट आर इंपॉर्टेंट। द मॉडल इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन यू हैव 3 इक्वेशंस दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, रेडियस, वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी। फिजिक्स वाले बच्चों को इसी में और सारे इक्वेशंस रहते हैं, फ्रीक्वेंसी रहता है, करंट इन द nth बोर्ड ऑर्बिट रहता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ये भी रहता है उनका, एंड देन दे हैव टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये सब भी रहता है। बट अगेन फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स यू हैव दीज 3 इक्वेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आज तक आया नहीं है। सो यू हैव रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी। किसी भी एक फॉर्म में ध्यान रखो, दूसरे फॉर्म में आप आराम से कन्वर्ट कर लोगे। तो एनर्जी को जनरली आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखना, बिकॉज दिस विल बी मोर रिक्वायर्ड इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ही पूछते हैं, सो दिस विल बी द वन। एंड रेडियस को जनरली एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर एंड और एनएम में पूछते हैं, सो दिस विल बी इंपॉर्टेंट। एंगस्ट्रॉम में याद रखो, उस पर कन्वर्ट कर लोगे आप। And then also you have the variation with Z and N, Z and N and Z and N. So कैसा वेरिएशन होता है, किस पावर पर डिपेंड करता है, वो सब यहाँ से आपको ध्यान रखना है। Then to make the matter a little easier for you, you have different energy levels and its value. जो पहले से प्री कैलकुलेटर रखो, जैसे कि एनर्जी लेवल E1 क्या होगा, 13.6 होगा, E2 क्या होगा, उसको 4 से डिवाइड करो 3.4, देन उसको 9 से डिवाइड करो, देन यू हैव 1.51, देन उसको फिर मतलब E1 को आप डिवाइड करते चले जाओ 4 से 9 से, देन 16 से, ऐसे करके, देन यू विल गेट ऑल दिस वैल्यूज। तो आई वुड से कि आप इस सब को वीडियो से देख लेना और इनका क्या इंपॉर्टेंस है आप समझ लेना। ओके, तो जनरली लाइंस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाता है। दीज आर वेरी सिंपल, जिसमें कोई ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा, बट यू हैव सम लिमिटेशंस। व्हाट इज दिस? यू हैव सम लिमिटेशंस आल्सो। ओके, तो वो लिमिटेशंस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। स्टार्क इफेक्ट, जीमान इफेक्ट, वे पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is not accounted here. Then you have Heisenberg uncertainty principle, which is violated in Bohr's model, and then you have many electron atom. तो वहां पे भी ये मॉडल फेल कर जाता है। सो वीडियो इसकी रिकॉर्डेड है, यू कैन वॉच इट एनी टाइम। पीडीएफ भी अपने आप में सिर्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लेक्चर विच इज मोर इम्पोर्टेंट। और अगेन इसका भी वीडियो रिकॉर्डेड है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे जब आप मूव करते हो बोर्ड्स मॉडल से, देन यू नीड टू हैव सम आइडिया कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आखिर करते क्या है। तो एक बैकग्राउंड देने के लिए मैंने आपको जो है ना ये वाला स्क्रीनशॉट लिया था एनसीईआरटी की बुक से। बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है यहाँ पे, जो बातें लिखी गई हैं, एंड इट्स काइंड ऑफ गिव यू अ वेरी बेटर पिक्चर ऑफ व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सी, आप सब बीएससी के स्टूडेंट्स हो एंड यू हैव like studied most of the things in chemistry, so you can like break the traditional approach and study things in a better way. Okay, so this is the kind of approach I followed. पहले आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का पूरा ओवरव्यू मिल जाए। जनरली होना क्या चाहिए था कि पहले आपको लिमिटेशंस बताएं, फिर ये फिर वो, देन यू डेवलप द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बट लेट मी टेल यू दैट पहले आप थोड़ा सा उसके पोस्टुलेट्स देख लो। इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स नहीं है, ये प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली। सो एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि करना क्या होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। यहाँ से अगेन रिकॉर्डेड है लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से क्या निकल के आती है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है, जो कि पहले भी रही थी बोर्ड्स मॉडल में। देन यू हैव वेव psi which determines the properties of electron. Basically psi is a function of the position of the electron and the time in a general sense. Okay, तो ये एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है।
जहाँ पे आपका अभी तक का जो भी मॉडल था ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल था, बट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है. यू कैनॉट डिटरमाइन एनीथिंग एक्यूरेटली, सो यू हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग थिंग्स. देन यू हैव एटॉमिक ऑर्बिटल, concept of atomic orbital, which is replacing the concept of orbits. So orbits को replace करके orbital आ गया. So उसका क्या significance है and what is an orbital actually, and then you have what is the significance of psi and psi square. So इतना सब बात है जो आपको पता चलेगा पूरे इस मॉडल में. But let me tell you the बेसिक बिहाइंड दिस मॉडल. सो जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है जिसने इस मॉडल के टुवर्ड सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है. व्हेन आइंस्टाइन प्रेजेंट थे इस टॉक में जब वहां पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बता रहा था, एंड ही सेड दैट कि आजकल के जनरेशन के यंग लोगों में के पास कितना मतलब यूनिक आइडियाज है. ऑल्दो ही इज रॉन्ग, मतलब आइंस्टाइन ने इसको सही नहीं कहा था इस मॉडल इस प्रिंसिपल को, बट हाँ अप्रिसिएट किया था कि काफी एक जीनियस अप्रोच है सोचने. बट अगेन ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बन गया बात. तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि हमें अपने डेफिनिट ऑर्बिट्स को रिप्लेस करना है प्रोबेबिलिटी से. ठीक है. तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेसिकली जो है एक प्रोबेबिलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है इलेक्ट्रॉन का और इन जनरल एटॉमिक स्ट्रक्चर का. ओके. और बेसिकली इन इक्वेशन को सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करके हमें ये साई मिलता है, और इस साई को प्लॉट करके हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं और एक फिजिकल पिक्चर काइंड ऑफ डेवलप करते हैं कि कैसा एटॉम होता हो. सो in the beginning let's discuss something about Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation का जो बेसिस है ना वो स्टेशनरी वेव है. जैसे एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होता है जिसको आपने 11th में पढ़ा था अपने लास्ट चैप्टर में. जनरली आप पढ़ते नहीं 11th में, हम भी नहीं पढ़ते थे. तो उस चैप्टर में बताया गया था यू हैड 2 चैप्टर्स, ऑसिलेशंस एंड वेव्स. ओके. एंड वेव्स में भी 2 तरीके होते हैं. प्रोपेगेटिंग वेव होता है जैसे आपका इलेक्ट्रॉन रेडिएशन है, और एक स्टेशनरी वेव होता है. सो स्टेशनरी वेव अगर आप देखो पिक्चराइज करो तो दिस इज द स्टेशनरी वेव. एक स्ट्रिंग है जो अटैच्ड है 2 एंड से, फिक्स्ड एंड से, एंड देन यू डिस्प्लेस द स्ट्रिंग. किसी भी पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड होता है ये देखा गया कि जो एम्पलीट्यूड है ये साइन फंक्शन का बिहेवियर शो कर रहा है. ठीक है. कि अगर आप पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट देखो ना तो जिस तरीके से ये डिस्प्लेस हो रहा है, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे उसका डिस्प्लेसमेंट को नोट करो, then you end up with a sine behavior. तो इस वेव को डिस्क्राइब करने के लिए हम साइन फंक्शन का यूज करते हैं, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हैं, साइन और कोसाइन. सो y is equal to some at some point of time it will be maximum, so it is a, so y equal to a sine, and then you have this 2 pi by lambda into x, where lambda is the wavelength and x is this distance and y is the displacement. So displacement at any point of at any value of x along this is 2 pi by lambda into x. So what you do is that you differentiate dy by dx is equal to this 2 pi by lambda will be here, a will be here, and converted into cos, and then you double differentiate it, and then you end up with d2y upon dx2 is equal to minus 4 pi square upon lambda square a sin 2 pi by lambda into x. तो चूंकि ये जो है ये y के ही इक्वल है ये वाला एक्सप्रेशन, तो इसके जगह हम y पुट कर देंगे, and then you have this expression. This is the governing equation of all such motion. एंड इसी इक्वेशन को फिर यूज किया श्रोडिंगर में. तो मे बी ये बैकग्राउंड कहीं कहीं पे नहीं दिया रहता है जहां पे आप पढ़ते हो कि ये इक्वेशन कैसे आया, बट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी वेव इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स.
So, अब इलेक्ट्रॉन कहोगे कि स्टेशनरी वेव क्यों फॉर्म कर रहा है, तो ये स्टेशनरी वेव क्यों फॉर्म कर रहा है, बिकॉज दिस वेव कैन नॉट एस्केप दिस बाउंड्रीज। ओके, सो सिमिलरली एक एटम में एक स्टेबल एटम में जो नॉर्मल अपने ग्राउंड स्टेट में है, हाउ कैन यू हाउ कैन यू थिंक दैट इलेक्ट्रॉन उसको स्केप कर जाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक पोटेंशियल में कन्फाइंड है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस। सो दिस गेव एन आइडिया कि इलेक्ट्रॉन वहां पे स्टेशनरी वेव फॉर्म कर रहा है। ओके, तो वन डायमेंशनल वेव है यहाँ पे। तो वन डायमेंशनल वेव अगर आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन के लिए, so you have d2 psi upon dx2 is equal to minus 4 pi square by lambda square into psi. Let me ask you a very simple एक ओपिनियन पूछता हूँ आपसे, why do you think ये psi वाला साइन यूज किया गया था? Anyone? Just एक ट्रिवियल क्वेश्चन है, it's not of much significance, just to give you a little more एंथो टू स्टडी क्वांटम। ये साई क्यों यूज किया गया था सिंपल? क्या? रिपीट क्या क्वेश्चन था, मतलब ओके, पार्थो है ना? समझ में नहीं आया भैया, रिपीट हाँ, कीजिए ना, क्या मैं मतलब पूछ रहा था क्वेश्चन क्या कि था, रिपीट कीजिए ना थोड़ा। ये वेव मैकेनिक्स में हाँ हाँ भैया। साई को क्यों यूज किया गया था इलेक्ट्रॉन वगैरह को डिस्क्राइब करने के लिए? साई ही सिंबल क्यों लिया गया? यू कैन हैव वाई आल्सो, यू कैन हैव एनीथिंग, व्हाई दिस साई? क्या? सर वो वेव को थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए। वेव को तो हम वहाँ यहाँ पे तो वेव वाई से जैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब तो रिप्रेजेंटेशन आपने रहता है क्वेश्चन इसलिए। नहीं किया कि वाई से क्यों कर रहे हो। And why a very different symbol of psi? Any idea? Okay. नो तो भैया। क्योंकि ये देखो, डिफरेंट है। जस्ट आपको एक थोड़ा सा क्वांटम का ना एक डीपर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा देने के लिए आपको मैं बता रहा था। तो यू हैव दिस टू थिंग्स, मोस्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स दैट वी स्टडी, बेसिकली जब क्वांटम थ्योरी आई ना, सो देयर वाज दिस कोपेनहेगन समिट, आई थिंक द स्पेलिंग इज राइट, मे बी देख लेना। सो कोपेनहेगन में ना एक समिट हुआ था जहाँ पे सारे क्वांटम फिजिसिस्ट मिले थे। देन this is called this, and the discussion over there was called Copenhagen interpretation of quantum mechanics. So this discussion is called this is called Copenhagen interpretation of quantum mechanics. So most of the quantum mechanics that we study, we chemistry students, this came from the Copenhagen interpretation. Basically कोई भी theory होती है तो बहुत सारा उसमें डेवलपमेंट्स होता रहता है, बहुत सारे लोग रिसर्च करते रहते हैं, एंड देन देयर नीड्स टू बी सम कॉमन ग्राउंड जिस पे सबको बिलीव करना है। तो वो कॉमन ग्राउंड क्या है? पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, देन व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो ये सभी के सभी जो आप पढ़ते हैं ना पोस्टुलेट्स वगैरह, दीज वर नॉट पोस्टुलेट्स दैट वर फर्स्ट डिस्कवर्ड। पोस्टुलेट्स तो ऑब्जर्वेशन के बाद पोस्टुलेट किया गया था ना। ओके, सो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन जो है क्वांटम मैकेनिक्स का, ये हमारे मोस्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग को गवर्न करता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड देन देयर वाज अ साइंटिस्ट, उसका नाम मैं भूल गया, उसने सजेस्ट किया, एनी आइडिया अनन्या? चिन्मय? नो आइडिया। देन दिस इज अ सेकंड इंटरप्रिटेशन, मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। तो बेसिकली आप जितना भी पैरेलल यूनिवर्स का मूवी वगैरह देखते हो, मैनी वर्ल्ड वगैरह का मूवी देखते हो, यू हैव डिफरेंट अर्थ्स एंड वाइब्रेटिंग एट सेम पोजीशन बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, देन यू कैन नॉट सी ईच अदर। सो जो मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन है ना, this is the another interpretation of quantum mechanics. So you know this concept of multiverse. So this multiverse का जो concept है ना, ये quantum mechanics का एक interpretation है। Yet we don't know it's true or not. There are experiments going on, there are
people are trying to prove all these things, but still we don't know exactly anything. So this interpretation is called many world interpretation. So some scientists suggest that this is a universe which is diverging into multiverse. So this is what a symbol suggests. Yeah, I think he was the one. So बहुत सारे लोग स्टीफन हॉकिंग मल्टीवर्स में बिलीव करते हैं. Although we don't know if it's actual or not, if it's real or not, if it's true or not, we don't know yet. But yeah, this symbol is some kind of illusion which gives you तो मे बी लोग कहते हैं कि श्रोडिंगर के दिमाग में या हाइजेनबर्ग के दिमाग में अगर ये सिंबल उन्होंने यूज किया, सो देयर वाज सम इंट्यूशन कि यू हैव दिस थिंग, यूनिवर्स स्प्लिटिंग इनटू मल्टीवर्स. तो ये होता क्या है ना कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी चीज का एक साई जो होता है वो कई बार कोलैप्स कर जाता है, बट दे से दैट किसी अदर वर्ल्ड में वो कोलैप्स नहीं कर रहा है, एंड देन यू हैव डिफरेंट वर्ल्ड. सो ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये अगेन एक फिक्शन की तरह भी चलता है, बट this is a very debatable topic these days, many world interpretation. तो जस्ट आपको एक थोड़ा सा क्वांटम में इंटरेस्ट जगाने के लिए मैंने ये चीज बताई थी, बिकॉज यू ऑल पीपल सी दिस पैरेलल यूनिवर्स मूवीज, मल्टीवर्स मूवीज. सो this is the logic behind all these things. Now you have Schrodinger wave equation in one dimension. Then you can expand it, since देखो जब आप बोर्ड थ्योरी पढ़ रहे थे तो बोर्ड थ्योरी was kind of confined in a plane. Okay, so you have atom and you have electron here, and it was a planar model kind of thing. Okay, but this remarkable development in Schrodinger theory is the three-dimensional model. So there is no logic to believe that atom ऐसा planar model होगा उसका atom का. Okay, कोई concrete logic नहीं था. So electron थ्री डायमेंशन में हो सकता है. So अगर इलेक्ट्रॉन थ्री डायमेंशन में होगा, so you need to expand this equation in 3 dimension. तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाए. दिस इज नाउ an ordinary differential equation, and now it will be converted into partial differential equation. So this is a PDE, partial differential equation. So now you have this equation, dou 2 psi upon dou x2 plus dou 2 psi upon dou y2 plus dou 2 psi upon dou z2 is equal to minus 4 pi square upon lambda square psi. So this is a partial differential equation, and here it was ordinary differential equation. So now you need to solve this equation. तो यहाँ पे psi क्या होगा, बेसिकली आपने इलेक्ट्रॉन के लिए एक इक्वेशन लिख लिया. दिस इज an unknown psi right now, and you need to find this psi from this equation. So basically whenever you solve a ODE or a PDE, what you get is functions. You get functions. If you solve ODE, you get function of one variable. If you solve PDE, you can get a function of several variables. And then there are series solution of these equations. तो ODE PDE को सॉल्व करोगे ना आप, तो आपके पास एक सीरीज सॉल्यूशन नाम की भी कोई चीज होती है. अगर आपने इसकी मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई जरूरत नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि दीज थिंग्स आर देयर इन द सॉल्यूशन. सीरीज सॉल्यूशन में एक बेसिकली किसी पॉइंट के अबाउट हम सॉल्यूशन लिखते हैं और उसको एक्सपेंड करते हैं बहुत सारे फंक्शंस के टर्म में. तो देखो जो साई है ना, वो साई मैंने बताया था कि पोजीशंस का फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, इन 3 dimensions. ओके, सो दिस यू सी ये del 2 upon del x2 सब में कॉमन है, del y2 कॉमन है, साई सब में कॉमन है. सो दिस इज कॉल्ड लैप्लासियन ऑपरेटर, जो किसी पे भी आप ऑपरेट कर सकते हो. सो यू हैव दिस थिंग कॉल्ड ऑपरेटर कैलकुलस. और ये ऑपरेटर कैलकुलस में ना ये चीजें सॉल्व की जाती है बड़े मजे से. अगेन दिस इज होल न्यू टाइप ऑफ कैलकुलस, और चीजें जहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंटली वर्क करती हैं. देयर इज अ मैथमेटिक्स बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स. सो ऑपरेटर कैलकुलस में ना हम ऑपरेटर्स के टर्म में चीजों को लिखते हैं. सो यू हैव दिस ऑपरेटर कॉल्ड लैप्लासियन ऑपरेटर हियर, व्हिच इज दिस. dou 2
जिसको डो पढ़ो, डेबर पढ़ो, डेबर पढ़ते हैं लोग। तो यू हैव डो 2 अपॉन डो x2 प्लस डो 2 अपॉन डो y2 प्लस डो 2 अपॉन डो z2। तो इसको आप किसी फंक्शन पे ऑपरेट कर सकते हो। सो दिस इज, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। इसको साई पे ऑपरेट किया एंड देन यू गेट दिस रिजल्ट, सम कांस्टेंट हियर एंड देन साई हियर। So there are two developments. One is a development where psi is taken as a function of position only, and there is another development where psi is taken as function of position and time. Okay, so we are dealing with only time independent Schrodinger wave equation here in our syllabus. So that's why we are eliminating the quantity t. We are not using the quantity t. तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा डो टू साई इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साई, एंड यू हैव दिस डो टू साई इज इक्वल टू लेमडा को आप डी ब्रॉगली रिलेशन से क्या करो, क्योंकि ये वेव्स प्रोबेबिलिटी वाली वेव्स होंगी। सो नाउ यू आर इनकॉर्पोरेटिंग दिस प्रोबेबिलिस्टिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स और मैटर वेव्स हियर। सो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, सो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर, उसमें यहाँ पे पुट कर दो। सो यू एंड अप विद दिस रिलेशन। एंड देन अगेन यू हैव इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी होती है। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। सो k इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है। सो नाउ यू हैव हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू ई माइनस बी, और यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लो विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू ई माइनस बी बाई एम। तो बेसिकली हमने क्या किया, वेलोसिटी के लिए हमने एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेशन निकाल लिया, okay? और उसको हमने यहाँ पे पुट किया। So basically what we want to do is, we not only want to get psi but also want to get the energy of electron. So that's why we have replaced the velocity term with energy term. So this is the final equation that you get. So this is one form Schrodinger wave equation. This was also one form. ये भी एक form था, ये भी एक form है जो येलो में यहाँ पे colored है। So you have so many different terms here. इसको आप convert कर सकते हो अब आप अलग अलग form में। So you have this form, इसको आप तोड़ दो, ई साई और वी साई वाले टर्म को तोड़ दो, एंड ई साई को उधर लेके चले जाओ, वी को इधर ही रहने देना। सो एंड अप विद दिस इक्वेशन, और फिर इसमें माइनस यहाँ पे चला आएगा, माइनस इधर कर दोगे। सो यू एंड अप विद दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो दिस इज अनदर फॉर्म, और इसको आप पॉपुलरली लिखते हो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के टर्म में। सो दिस इज नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो साई पे ऑपरेट हो रहा है। तो इसको एच हैट साई इज इक्वल टू ई साई से हम रिप्रेजेंट करते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। सो यू हैव दिस इक्वेशन, इसको हम आइजन वैल्यू इक्वेशन भी कहते हैं, वेयर व्हेन यू ऑपरेट सम ऑपरेटर ऑन अ फंक्शन you get a constant number and then operator itself. So this is called and the function itself. So this is called what do you say, this is eigen value equation, और यहाँ से आइगन वैल्यूज निकलती हैं और आइगन फंक्शंस निकलता है। So you will see some question based on eigen value and eigen function also in the examination. ये कभी कभी आया हुआ है and आ सकता है आगे भी। Okay. So you have different forms of Schrodinger wave equation. All these are interconvertible in itself. So मैंने ये प्रोसीजर इसलिए बताया, you can also have this short tricks to remember it. But अगर ये प्रोसेस ध्यान रखोगे so this not big deal, मतलब विद इन सेकेंड्स आपको विद इन 10 सेकंड आप ये कर सकते हो। सो एग्जामिनेशन में कभी कंफ्यूजन हुआ ना ऑप्शंस में तो आप कंफ्यूज नहीं होगे वहां पे। बट डू यू थिंक कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो इतनी आसानी से? इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, ऐसे आप सॉल्व नहीं कर सकते आराम से। सो व्हाट वी डू इज वी कन्वर्ट दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, बेसिक इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। ओके, सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो हियर द ट्रांसफॉर्मेशन इज, देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है कि r थीटा फाई होता है, जैसे x y z होता है ना पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में।
वैसे ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में r थीटा फाई होता है। अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है मान लो, तो दिस डिस्टेंस इज r, इट्स एंगल विथ z एक्सिस इज थीटा, एक कन्वेंशन है, एंड the angle of its projection on xy plane with the x-axis is called phi. Okay, so when you try to develop the relation between r, x, y and z, x in terms of r, theta and phi, then you end up with this. See, इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट है, एक z कोऑर्डिनेट है और एक y कोऑर्डिनेट भी है। ये y कोऑर्डिनेट है। So this is the x coordinate of the particle. Okay. So x coordinate को आप अगर लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? This is r, okay, and this is r sin theta, and r sin theta को आप cos phi से multiply करो, so you will end up with the x coordinate. So do it yourself. If you don't do it, you need to remember this relation. इस पे क्वेश्चन आ रखा है। तो एक ये रिलेशन आपको याद रखना है यहाँ से, और एक और रिलेशन याद रखना है। वो कौन सा रिलेशन है? वो है ये dv वाला। You also end up with questions on dv. dv इज इक्वल टू क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में? पोलर में कार्टेशियन में क्या होगा? कार्टेशियन में dv इक्वल टू क्या होगा? कोई बोला, बताओ कोई। व्हाट इज dv इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट? एनीवन? एनीवन? बहुत सिंपल है, बता दो। dv बेसिकली डेरिवेटिव वॉल्यूम है। ये क्या होता है, अगर आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो हम इसके अराउंड एक डेरिवेटिव वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। हाँ, so what is dv? This is dx dy dz. This is the dx volume in dy Cartesian dz. coordinate. But when we convert it into polar coordinate, this dv is equal to r square sin theta dr d theta d phi. Okay, so here is the derivation given. You can visualize it from here also, but if you don't if you can do this, you can simply remember the relation square sin theta dr d theta d phi. मैंने इसको देखा है कि 3 बार पूछा है TIFR के एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को, और एक बार जैम ने भी आई थिंक पूछा है। And now what do you do? That you put all these relations of x and y and z in terms of, और ये डो अपॉन डो एक्स, डो अपॉन डो वाई, डो अपॉन डो जेड को भी आप कन्वर्ट कर लेते हो डो बाय डो वाई, डो बाय डो थीटा एंड डो बाय डो फाई में, और फिर जो पुट करते हो तो आपको एक रिलेशन मिलता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ पोलर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो दिस इज द रिलेशन। ओके, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगेन डोंट ट्राई टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स। सो बेसिकली क्या है, ये वाला जो टर्म है, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये ऐसे करली ब्रेसेस में, so this is what is you have, this is dou 2. Okay, so this is Laplacian operator. तो बेसिकली करना क्या होता है, पहले आपको लैप्लासियन ऑपरेटर को कन्वर्ट करना होता है कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में, एंड देन यू डेवलप दिस रिलेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, बट अगेन यू हैव 3 टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स हियर, r, थीटा एंड फाई। सो स्टिल इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। देन व्हाट वी डू इज वी टेक साई एज r, थीटा एंड फाई। याद करो, आपको वेरिएबल सेपरेबल टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं ना, और ऐसे ही आप कई सारे पीडीई को सॉल्व करते हो। सो दिस इज अ बेसिक टेक्निक ऑफ सॉल्विंग पीडीई, वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ सॉल्विंग पीडीई। वहां पे हम साई को लेते हैं डिफरेंट फंक्शंस का मल्टीपल। तो बेसिकली यहाँ पे फंक्शन ऑफ r ले लिया, फंक्शन ऑफ थीटा ले लिया, फंक्शन ऑफ फाई ले लिया, और इस साई को फिर हम ये यहाँ से डो साई बाय डो r, डो साई बाय डो थीटा, डो साई बाय डो फाई करके सब यहाँ पे पुट कर देते हैं, एंड देन एक इक्वेशन आपको बनेगी। क्योंकि वहां पे टर्म्स इंडिपेंडेंट आप स्प्लिट कर सकते हो, क्योंकि r, थीटा, फाई इंडिपेंडेंट फंक्शंस एक दूसरे के, सो आप उस टर्म्स को स्प्लिट कर सकते हो डिफरेंट इक्वेशंस में। सो यू एंड अप विद दिस 3 इक्वेशंस। फर्स्ट इज इक्वेशन इन्वॉल्विंग r, सेकंड इज थीटा एंड अनदर वन इज फाई। एंड जब इसको आप सेपरेट करते हो ना, तो उसी सेपरेशन के
दौरान जो है ना इस टाइप के नंबर्स आते हैं L M and then when you solve this in a bit more lucid way, then you also end up with R. इसको जब आप सॉल्व करते हो तो वहाँ पे सॉरी N भी आता है. सो दिस क्वांटम नंबर्स कैसे अराइज होते हैं सॉल्यूशन में आपको पता चल रहा है. बेसिकली इक्वेशंस में अराइज हो रहे हैं एंड देन इट विल आल्सो बी अकोमोडेटेड इन द सॉल्यूशन आल्सो. तो आप इसको और इसको इन दोनों एक्सप्रेशंस को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हो और इसको सॉल्व करने के बाद आप क्या करते हो, फिर से इसको रिकम्बाइन करते हो और आपको साई मिल जाता है. ओके, सो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग ओवरऑल. अगेन द मैथमेटिकल प्रोसीजर इज वेरी कॉम्प्लेक्स. बुक्स में दे रखा है, आपको नहीं पढ़ना है. You only need to remember all the things that is derived from this procedure. So you have two types of function here: a radial function that is r, and a triangular function which is a combination of theta and phi. Angular function, sorry. अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये सब यहाँ पे दे रखा है. So you can see all these things in the video which I have already posted. And this is the basic idea. ये आपको करना है. तो और सॉल्यूशंस कौन से एक्सेप्ट करेंगे हम, तो कंटिन्यूअस जो होना चाहिए साई वही होगा, वेरिएबल सिंगल वैल्यू होना चाहिए. तो इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. सपोज दे विल गिव यू दिस टाइप ऑफ फंक्शन और कहेंगे कि क्या ये लेजिटिमेट सॉल्यूशन हो सकता है किसी वेव इक्वेशन का. ऑल्सो दे कैन गिव यू दिस टाइप ऑफ फंक्शन एंड दे विल आस्क यू कि क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है साई का. तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस दे विल पुट and in the question and they will ask you कि क्या ये solution हो सकता है Schrodinger wave equation का. So this you have to just apply all these 4 postulates and then see कि क्या हो रहा है. So basically solution falls in group. Okay, so one group of solution is only dependent on the R. Another group of solution is dependent on R and theta. Basically one R and one of the positions also, and then another group is dependent on R and 2 directions in space, so that those are d orbitals. So ऐसे orbitals का idea मिला था. So all these things are written in this PDF in a very lucid way और काफी अच्छे से लिखा गया है. You will not be needing another book to study all these things. And yeah, remember that all these screenshots with whatever I have taken na, these are taken from KL Kapoor book. द रीजन बीइंग कि जो पूरी शर्मा पठानिया की जो पीडीएफ, मेरे पास बुक नहीं है इन सब की, तो पूरी शर्मा पठानिया की जो बुक है उसके जो फोटोज हैं वो उतनी अच्छी नहीं है. बुक इज पायरेटेड टाइप ऑफ बुक जो अपलोडेड है. बट केएल कपूर का जो पीडीएफ वर्जन होता है किंडल वर्जन, वो किंडल वर्जन अपलोडेड है बेसिकली. तो इसलिए पीडीएफ ये स्क्रीनशॉट मैंने वहां से ही लिया है बिकॉज दोज आर मच क्लियर देन. एंड देन यू हैव व्हाट डू यू से दिस आर इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशन. कई बार इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है. दे गिव यू दिस फंक्शन एंड दे टेल यू कि ये किस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है. सो हैव एन आइडिया कि किसको रिप्रेजेंट करता है. एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन द वीडियो. यू शुड वॉच इट इफ यू आर नॉट वॉच्ड इट. एंड देन अब आपका फाइनल काम क्या है कि इन सॉल्यूशंस का एक मतलब समझना है कि आखिर मतलब क्या है इसका. सो दिस वाज द वर्क ऑफ मैथमेटिक्स एंड नाउ यू हैव टू इंटरप्रेट इट. सो बेसिकली द वर्क ऑफ फिजिक्स बिगिंस फ्रॉम हियर. तो सॉल्यूशन का मतलब हमको निकालने के लिए हमको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना होगा दीज वेव फंक्शंस को. सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज गिवन हियर. सो अब इन ग्राफ्स के मदद से हम एक डॉट पॉपुलेशन प्लॉट या इक्वल प्रोबेबिलिटी कॉन्टूर प्लॉट बनाते हैं. एंड दिस इज व्हाट यू सी एज ऑर्बिटल्स. सो ऑर्बिटल्स आर नथिंग बट 90% प्रोबेबिलिटी रीजन जो होता है उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं. All the things I have talked about in the video, you should watch it if you have not watched it. And then there are some simple terms कि कैसे सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं. ये ग्राफ जो आप देख रहे हो ना, ये ग्राफ पे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में. ठीक है, नोट्स पे क्वेश्चन आता रहता है, तो नोट्स यहाँ पे समझा रखा है मैंने अच्छे से. एंड देन यू हैव क्वांटम नंबर्स. तो क्वांटम नंबर का थोड़ा सा फिजिक्स समझना चाहिए कि क्या रिप्रेजेंट करता है क्वांटम नंबर. सो ऑल दिस थिंग्स आई हैव डेल्ट विद. एंड देन जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लेते हो, हेलो अभी ठीक है क्या? भैया वॉइस ब्रेक हो रहा है. हाँ, तो जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लेते हो
यू नीड टू सी कि कैसे हाँ हाइड्रोजन हाँ लाइक स्पेसीज का स्पेक्ट्रा को क्वांटम मैकेनिक्स से हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो हर स्पेक्ट्रम के लिए एक सिलेक्शन रूल होता है। कोई भी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे ना, तो आप सिलेक्शन रूल्स को जरूर पढ़ना। पहले तो ये मैथमेटिकल टर्म्स में भी होते हैं, देन इट ब्रेक्स डाउन टू सम सिंपल टर्म्स लाइक हियर। क्या सिलेक्शन रूल है कि अगर आपके हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन होना है, तो बोर्ड्स वाले में क्या था कि किसी भी N1 से किसी भी N2 में ट्रांजिशन हो सकता है, ये था। बट क्वांटम मैकेनिक्स में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। डेल्टा एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 5 में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 3 से 1 में आ सकता है, 2 से 4 में आ सकता है, लेकिन एल की वैल्यू चेंज होगी +-1 से। सो 1s से 2s में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा कभी भी, 1s से 2p में जा सकता है। ओके, सो डेल्टा एल चेंज शुड बी +-1 ओनली। एंड देन यू हैव m का चेंज 0 हो सकता है या +-2 हो सकता है। तो आप कहोगे ये कैसे आया? ये मैथमेटिक्स से आता है। देयर आर एक्सप्रेशंस फॉर ऑल दिस थिंग्स, बट अगेन आपको वो मैथमेटिक्स नहीं देखना है, यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस कंक्लूजन्स। So this is a typical plot which explains all the possible transitions in hydrogen atom. Okay, but at the same time we see that magnetic field के presence में you have Zeeman effect. So Zeeman effect basically ये होता है कि magnetic field आप लगाते हो तो जो lines होती है split हो जाती हैं। So why this splitting occurs? Because ये जो orbitals होते हैं degenerate नहीं रह जाते हैं और ये different m की वजह से ये split हो जाता है। ये भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। बट अगर जीमान इफेक्ट को ही और क्लोजली अगर देखा जाए तो यू सी दैट देयर आर डबलेट्स, डबल लाइंस रिप्रेजेंट मिलते हैं हमको। सो व्हाई दिस डबलेट्स आर कमिंग? अभी तो सब कुछ एक्सप्लेन हो गया, तो पता चला कि नहीं, जो सॉल्यूशन निकल के आया हाइड्रोजन एटम से वो अभी भी अधूरा है, एंड वी आर मिसिंग वन पैरामीटर, वन थिंग, एंड दैट इज कॉल्ड स्पिन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन के पास एक इंट्रिंसिक स्पिन है। सो उस स्पिन का आइडिया यहाँ से मिला था, एंड देन एक्सपेरिमेंट्स वेर डन टू verify this spin. So the famous experiment is Stern-Gerlach experiment. ठीक है, इसने प्रूव किया था कि स्पिन एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रॉन्स के पास स्पिन होती है। ओके, सो नाउ यू हैव डिफरेंट टू टाइप ऑफ स्पिन, क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, और उसकी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। So you have this thing here, and yeah, then you have magnetic moment of any compound where n is a number of unpaired electron, and you put in this formula and you get the Bohr magneton units of a spin only magnetic moment. And then also you have some spin orbit coupling and all these things जो basically आपको आगे पढ़ना है, और उसको आप coordination में ज़्यादा पढ़ते हो, ना कि atomic structure में। Any doubt on this PDF? You see, अगर आप चीज़ों को structured way में, जो आप ये numbers देख रहे हो ना साइड में, मैंने जो numbers लिख रखा था, these numbers 1 2 3 4 topic, this is ये topic 3 है, then you have this topic 4. So these help me in remembering all these things. Let me show you one more thing. So जैसे देखो, मैं कोई जब पेपर पढ़ता हूँ ना, जैसे कि उसी मुझे कोई ये लगभग 30 पेज का पेपर पढ़ना था फॉर एन एग्जामिनेशन। ओके, सो अब ये पढ़ना बड़ा मुश्किल है, ऐसे अगर, और इसको दिमाग में रखना तो और भी मुश्किल है। सो व्हाट आई डू इज दैट, जो आपको मैंने मीटिंग में बताया था, ऐसा नहीं कि वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया था, देखो मैं करता भी हूँ। ठीक है, मैंने टॉपिक्स पर लिख लिया कि क्या किस टॉपिक में क्या दिया गया है। ओके, सो यहाँ से मेरे को पूरा का पूरा एक आइडिया लगा कि ये पेपर में दिया गया है, एंड देन आई like went into the details of the paper, and while reading I use this highlighter thing to mark some important terms and some important concepts. So जब भी आप PDF वगैरह पढ़ो तो ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है, बट इफ यू like read books, then you can have pencil also with you, पेंसिल से मार्क कर लो वहाँ पे चीज़ों को। तो ये करना थोड़ा सा अच्छा है, बिकॉज ये आपको लॉन्ग टर्म में याद रखने में मदद करता है। सो
ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट लग रहा है बहुत टीडियस है, बट अगर आप इसको स्ट्रक्चर्ड वे में दिमाग में रखते हो देन यू विल एबल टू रिकॉल इट। So now let us move on to the third part. कोई क्वेश्चन नहीं है ना यहाँ तक अभी तक? नो। ओके, तो सी जो इम्पोर्टेंट ये जो पर्टिकुलर थर्ड मॉड्यूल है ना, ये थर्ड मॉड्यूल आपके एटॉमिक सॉरी आपके पीरियोडिक टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो थर्ड मॉड्यूल है ये आपको काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है टू द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। This is the prerequisite to a study periodic table, basically. Think it is that way. So, what was the important conclusion from the atomic Schrodinger wave model, Schrodinger wave equation? So, that was the quantum numbers. Quantum numbers का idea लगा मेरे को। n मिला, l मिला, ml मिला, ms मिला, ये quantum numbers हमें मिले। Okay. So, first three define the wave function and the fourth defines the spin of electron. तो अब ये है क्या, n का क्या सिग्निफिकेंस, सब पढ़ के ये 12th ये 11th की चीज है, ये आप सब जानते हो। तो n की वैल्यू पॉजिटिव होती है, +1 +2 +3 इस तरीके से। n की अगर वैल्यू ज्यादा है तो ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, n की वैल्यू अगर ज्यादा है तो साइज ज्यादा होगा और ऑर्बिटल का। n की वैल्यू अगर सेम है so we say that the electrons are in the same cell in analogy to the Bohr's cell. Okay, so this is the thing. Then second thing is L. L की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को और एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। सो यू हैव हर पॉसिबल वैल्यू ऑफ n के लिए देयर आर 0 to n-1 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L। और अगेन जिसका एक मैथमेटिकल बेसिस है ये कैसे हो रहा है, इफ यू सी द सॉल्यूशन आपको पता चलेगा, बट अगेन आपको देखना नहीं है, बट जस्ट आई एम रिमाइंडिंग यू कि दिस आर नॉट द अजम्पशंस, ये अजम्पशंस नहीं है, इसके पीछे साउंड मैथमेटिक्स है। So you now have the value of L and then the value of n and then you have all the different type of orbitals. तो n के लिए n equal to 1 के लिए possible values of L 0 है, 2 के लिए 0 1, 3 के लिए 0 1 2 and 4 के लिए 0 1 2 3 and you have this for L equal to 0 you have S, L equal to 1 you have P, L equal to 2 you have D and L equal to 3 you have F. So combining all these things you have different type of orbitals which is represented here. यहाँ मैंने सब सेल भी लिखा है बिकॉज यू विल सी कि एक ऑर्बिटल एक सब सेल में डिफरेंट एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड भी वहां इनकॉर्पोरेट करोगे, सो यू विल एंड अप विद डिफरेंट ऑर्बिटल्स आल्सो इन द सेम सेल सबसेल। So now you have S, P, D and F. You also know the shape. So here is the shape, so spherical, dumbbell, double dumbbell and complex shape. And now you also can calculate the orbital angular momentum which is L into L plus 1 into H by 2 pi. अब थोड़ा सा m के बारे में देखते हैं। तो m बेसिकली क्या है, m के लिए हर एक पॉसिबल वैल्यू ऑफ m के लिए जो l हर एक पॉसिबल वैल्यू ऑफ l के लिए m की जितनी पॉसिबल वैल्यूज है वो है 12 plus 1 ranging from -L to +L. So you have for L equal to 0 you have possible values of m1 0. Then for L equal to 1 you have possible values of -1 0 and +1 and so on. अब इससे मीनिंग कैसे निकालेंगे, तो दिस ऑल आर ऑर्बिटल्स विथ डिफरेंट मैग्नेटिक डिफरेंट ओरिएंटेशन रिलेटिव टू द जेड एक्सिस। So this is what the significance. अब पिछले वाले पीडीएफ में सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर्स क्वांटम नंबर्स का। तो यू सी कि m की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज किसकी वैल्यू को हम क्या देंगे, px को क्या बोलेंगे, py को क्या बोलेंगे, जीरो किसको देंगे। सो वो यहाँ पे दे रखा है। कई बार आप ये पोर्शन जो है ना ध्यान नहीं देते हो सब। तो pz के लिए m इक्वल टू, जैसे आपके पास p ऑर्बिटल है ना, यू हैव 3 ऑर्बिटल्स px py एंड pz। सो किसको m की वैल्यू क्या देंगे, तो pz को हम 0 देते हैं, अगर px को +1 दिया तो इसको -1 देंगे, या इसको अगर -1 दिया तो इसको +1 देंगे। सो दिस इज द वे टू असाइन वैल्यूज। अगेन दिस कम्स फ्रॉम अ मैथमेटिक्स पार्ट एंड यू विल सी कि कैसे आता है। किसी को डिटेल में देखना है तो यू कैन आस्क फॉर नोट्स ऑफ BHU 6th सेमेस्टर फ्रॉम अक्षय एंड देन यू विल सी कि सॉल्यूशन डिटेल में कैसे किया गया है।
इट्स बहुत अच्छे से लिखा गया वहाँ उस उनके पीडीएफ में। एंड सिमिलरली dz स्क्वायर को m की वैल्यू 0 पुट करते हैं और +-2 पुट करते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को और xy को, एंड yz और xz को +-1 वैल्यू असाइन करते हैं। एंड देन यू हैव जीमान इफेक्ट एंड देन यू हैव स्टार्क इफेक्ट आल्सो, जो आपने लास्ट में अच्छे से पढ़ लिया। देन यू हैव स्पिन काउंटर नंबर, तो ये भी आपने अच्छे से लास्ट में पढ़ लिया था। एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे येलो कलर से मार्क कर रखी गई है, दिस स्पिन काउंटर नंबर वैल्यूज +½ एंड -½ व्हाट डज इट सिग्निफाई? ओके, स्पिन अप, स्पिन डाउन, दिस दैट, कुछ भी ऐसे करके क्वेश्चन आया था IIT JEE 2013 में आई थी, पता नहीं कब आया था। सो देयर वाज दिस ऑप्शन, this represent two type of electron spin by quantum mechanics not having any classical meaning. Okay, so this was the option that they gave as the correct answer. So just recall this, remember this line also. And then you have second part of this module, which is electronic configuration, basically NLS representation. और पॉलिश प्रिंसिपल क्या होता है? तो कोई दो इलेक्ट्रॉन की सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी, दिस इज द पॉलिश प्रिंसिपल बेसिकली। एंड अगर NL में M की वैल्यू आइडेंटिकल है तो S की वैल्यू बाउंड टू बी डिफरेंट होगी, ठीक है। सो बेसिकली S की वैल्यू चूंकि दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, सो यू हैव टू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज 2, और सब सेल में क्या हो जाएगा 4l+2, और सेल में क्या हो जाएगा 2n²। कैसे हो रहा है वो यहाँ पे मैंने बता रखा है, ये ध्यान देना। तो बेसिकली S में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, P में मैक्सिमम 6 होगा, D में 10 होगा और F में 14 होगा। एंड यू हैव दिस सेल। अगर आप बोर्ड्स की थ्योरी से अगर आप कंपेयर करो तो n=1 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 में 18, 4 में 32। ओके, सो थर्ड ऑर्बिटल में, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन एट दिस पॉइंट। यू हैव दिस कैल्शियम ना, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम? वो 2 8 18 वाले में बता दो, कैसे लिखते हैं बताओ। एटॉमिक नंबर क्या होता है कैल्शियम का? अगर आप 9th क्लास में होते तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं इसका? 20 20 यू हैव ऊपर में K L M N, तो K में 2 होता, L में कितना होता 8, फिर 8 फिर 2। सो व्हाई डोंट यू हैव द, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी अकोमोडेट हो सकता था M वाले में भी, बिकॉज यू सी कि थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड सेल में you can have maximum number of electrons which is equal to 18. So why you are writing 2 separately and not here? I can have this configuration also, 2 8 18 टेबल बनाने के लिए। You can have this also because M में तो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं इतनी। टेबल बनाने के लिए, हाँ हाँ वो What is the meaning of this होगा तो thing? टेबल नहीं 2 हुआ ना। 8 18 32 वाला क्या मतलब हुआ फिर इसका? Any guesses? अरे बहुत सिंपल है, आप सबने पढ़ा हुआ है। क्या कोई कुछ कह रहा है क्या? ये एम सेल्स ये टेबल होगा नंबर ऑफ और दो नहीं, चलिए मेरा फिर के क्वेश्चन लिए। ये है कि आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना 2 8 8 2 ऐसे नंबर ऑफ लिखते हो। सबशेल्स होते Why हैं don't you write 2 8 10 there? You know that M में possible electrons 18 हो सकते हैं। So why do you need to put 2 electron in N cell and not here in M? वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा स्टेबल के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए बाहर What is this called? ये outer कहते orbital क्या है में इसको? देगा। इसको क्या कहते हैं?
वो 10 इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर करेगा क्या कहते हैं इसको? अगर ऑक्टेट रूल कहते हैं, भूल गए क्या? हाँ ऑक्टेट ऑक्टेट So रूल if it loses 2 electrons, it end up with 8 electrons in outermost orbit. ऑक्टेट रूल जो है ना, ये यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तब आप 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं फिल करोगे। बट अगेन जरूरी नहीं 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होते हैं। इफ यू गो इन द हायर एटॉमिक नंबर्स, देन यू विल सी दैट 2 8 18 भी होता है, देन यू हैव अदर कन्फिगरेशन। सो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि ऑक्टेट रूल वहाँ पे जो है एक चीज थी जिसको आप वायलेट नहीं करते हो कभी भी। दैट्स व्हाई यू हैव दिस कॉन्सेप्ट। बट अगेन अगर यहाँ पे कन्फिगरेशन करना है तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज n प्लस एल रूल। तो n प्लस एल रूल क्या कहता है कि जो रिलेटिव एनर्जी होती है ऑर्बिटल्स की, वो सम n प्लस एल पे डिपेंड करती है। n प्लस एल की वैल्यू अगर ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा होगी। बट देन यू कैन ऑल्सो एंड अप विद n प्लस एल वैल्यू इक्वल टू सेम, जैसे कि 4f और 6p दोनों के n प्लस एल वैल्यू सेम है, 7 है। देन विच इज द हायर एनर्जी ऑर्बिटल, देन यू से दैट जिसकी वैल्यू n की ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, so you have energy of 6p greater than 4f. And another thing is Aufbau principle or build-up principle. Basically, let's say it is the electrons are filled in orbitals of increasing order of energy. So you have this diagram, very popular diagram, 1s2, 2s2, 3s2, 2p6 इस टाइप से जो है ऑर्डर जो है देख लो आप इसका। And then you do the configuration also. So remember the configuration of noble gases, and you can do any configuration. Okay. And now you have also something called Hund's rule, which is that कि डिजनेट ऑर्बिटल्स में पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की तब होगी जब हर एक इलेक्ट्रॉन में सिंगल फील्ड और इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी स्पिन पैरेलल होनी चाहिए। सो व्हाई डू वी हैव एक्सेप्शंस टू ऑफबो प्रिंसिपल? आपने देखा है कि हाफ फील्ड सबसेल और फुल फील्ड सबसेल्स बहुत जगह फॉर्म होते हैं, तो आप ऑफबो प्रिंसिपल को वहाँ पे फॉलो नहीं करते। So why do this happens? So this is basically because of the two regions, and that was given in the class 11th book of NCERT. The first region is symmetrical distribution of electron. So electron को आप symmetrically distribute कर सकते हो, and the another thing is exchange energy. So basically अगर parallel spin होगा ना, exchange energy काफी ज्यादा होगा। Okay, so you read this and you will understand everything. So this was the third module of my atomic structure part, which was a kind of prerequisite to atomic periodic table. So now let's move on to the fourth module, जो बहुत ही important है। सब बोर नहीं हो रहे हो ना, कर सकते हो ना? एक्चुअली आज क्लासेस मेरी 2-3 कैंसिल्ड हो गई थी मॉर्निंग की, सो मैं फ्री था। अब सीधे मेरी क्लास शाम में, सो क्लासेस दिन हाँ में हाँ रहती है तो उतना फिर रात में पढ़ाने का मन नहीं करता है, सो दैट्स वाई आज मेरे को लगा सही टाइम है बताने। So this module introduces you to quantum chemistry properly. Okay, so what you have learned so far? You have learned so many things, but not in a definite manner of quantum chemistry. See, you solved the Schrodinger wave equation for hydrogen atom and interpreted the solution also. और ये सब का सब आपने कर दिया, पता नहीं चला कि आपने क्वांटम मैकेनिक्स का यूज किया, बट आपने किया वो सॉल्यूशन, आपने उसको समझा भी, एंड दैट वाज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बट नाउ हम क्या करेंगे, हम क्वांटम मैकेनिक्स को थोड़ा सा प्रेफरेबली अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज, so what is the total overall syllabus of quantum chemistry? Let me tell you. You have some developments that leads to quantum mechanics, then you have postulates that leads to, that is the basis of quantum mechanics, then you have concept of operators, different type of operators, then you have some topics based on the postulates and operators,
and then you have some simple system where you apply these postulates and this technique, and these systems, simple systems are particle in one dimensional box, particle in three dimensional box, harmonic oscillator, rigid rotor, and hydrogen atom. So when you see your syllabus, you will find only particle in one dimensional box and the hydrogen atom, which you have already learned. इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, और इन तीनों का आपको सॉल्यूशन नहीं करना है. यू कैन, इफ यू वांट, यू कैन लुक इनटू द थ्री डायमेंशनल बॉक्स, बट हार्मोनिक ऑसिलेटर, रिजिड रोटर और एनहार्मोनिक ऑसिलेटर ये सब आपको सॉल्व नहीं करना है. आप इसको जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना ना, तब इसको पढ़ना, ठीक है. वहां पे सफिशिएंट दिया गया है, वहीं से आप चीजों को कैरी करो. बुक में देखोगे पुरुषोत्तम पठानिया में तो बहुत ज्यादा मतलब कि डीप में दिया गया है, एंड यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. So what are the developments leading to quantum mechanics? So whenever you pick any book of quantum mechanics, same manner में चीजें बताई रहती हैं. पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन बताएंगे, फिर प्लैंक्स थ्योरी बताएंगे, then TE बताएंगे, then you will have other things called heat capacity of solids बताएंगे, and then you have Bohr's model, and then wave particle duality, then Heisenberg principle, and then you have postulates. Okay, so basically we will cover the the developments that related to the Bohr's model, sorry, the Schrodinger model. So first observation is black body radiation. Black body radiation होता बेसिकली क्या है? ब्लैक बॉडी आप कैसे विजुलाइज करते हो? सो अगर आपको प्रैक्टिकली विजुलाइज करना है ब्लैक बॉडी को, सो जो फिजिक्स वाले होंगे उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा इन सब पे. इस तरह कोई चैम्बर बना देते हैं वेयर लाइट इंटर्स एंड इट नेवर गेट, कोई एग्जिट नहीं कर सकता है, किसी भी पास एग्जिट नहीं कर सकता. So this is a kind of black body where all the falling radiations are absorbed, and if you heat it to a particular temperature, then it will emit all the radiation that is absorbed. So this is a black body. Okay, बेसिकली जितने भी स्टार्स आप देखते हो ना, सारे स्टार्स ब्लैक बॉडी. Sometimes you also model a different thing as black body, so stars are one of them. तो हम सन को एक ब्लैक बॉडी मान के ही सारा ऑब्जर्वेशन वगैरह हम लोग करते हैं. सो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये प्लॉट्स पाए गए थे. दिस प्लॉट्स, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन दैट इज इमिटेड वर्सेस टेम्परेचर, सॉरी वर्सेस लैम्डा. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि देखो, सपोज करो टेम्परेचर T3 है, उस पे इंटेंसिटी रेडिएशन का कुछ ऐसा था, मतलब एक वेवलेंथ है जो बहुत ज्यादा इमिट हो रहा है, बट यू हैव ऑल द सॉर्ट्स ऑफ वेवलेंथ रेंजेस दैट इज गेटिंग इमिटेड. सी, बट देयर इज अ पर्टिकुलर वेवलेंथ दैट इज इमिटेड मोर देन अदर, whose intensity is more than other, and when you raise the temperature, the peak intensifies, but also the wavelength shifts. अब ये वेवलेंथ मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है, लैम्डा मैक्स इधर शिफ्ट कर गया, and you increase the temperature even further, lambda max gets shifted, and the plot is also narrowed down, not broadened. ये broad था पहले, अभी narrow down हो रहा है. So there is a kind of behavior which is shown here. Okay, so on the basis of this behavior, there are some fundamental laws of black body radiation, and the first one is Stephen Boltzmann law. So basically इन्होंने ये कहा कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में ये कहा गया कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो होता है E is equal to sigma to the power T to the power 4, sigma into T to the power 4, and T is here on a temperature of Kelvin. T is the temperature of the body on Kelvin scale. You have different scales of temperature, and there is you have Kelvin scale which is the standard scale, SI scale जो आ जाए. So this was one of the empirical law of black body. Empirical law कहने का मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट से डेटा से डिराइव किया गया है, उसके पीछे कोई थियरी नहीं. And then you have second law which is Wien's displacement law, which says that lambda max into T is equal to constant. So basically lambda max को आप T से मल्टीप्लाई करो तो वो कांस्टेंट है. अगर आप लैम्डा को इंक्रीज कर रहे हो तो T डिक्रीज होगा, और T को डिक्रीज कर रहे हो so lambda increase करेगा. So this is
two laws are based on the observations of black body radiation. Okay, and जब भी कोई एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन होता है फिर उसको हम क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल थ्योरी. So the first attempt was by Wien. Wien tried to develop a theory and to get the plot. तो Wien ने एक्सप्रेशन दिया E is equal to a by lambda to the power 5 exponential of minus b by lambda t. So what does this suggest? तो Wien का जो कर्व था वो ये वाला कर्व था, यहां तक उसने रिप्रोड्यूस कर दिया प्लॉट को और यहां से ये डेविएट कर दिया, ऐसे हो गया. रेले जीन्स का जो प्लॉट था वो ये था, कुछ ऐसा प्लॉट आया था रेले जीन्स का. And here one of the phenomena was observed which is called ultraviolet catastrophe. बेसिकली ये कहता है ना कि अगर आप टी को इंक्रीज करते जाओ तो ई तो बहुत ज्यादा इंक्रीज करता चला जाएगा, है ना. इसका मतलब हम इनफाइनाइट एनर्जी का सोर्स बना सकते हैं क्या. बेसिकली व्हाट डज दिस सजेस्ट दैट अगर आप टी को इंक्रीज करते जाओ तो इंक्रीज करता जाएगा. So you can get an infinite source of energy by just raising the temperature, but that doesn't happen. So you have these experimental plots, okay, and these are just some theoretical derivations. This was from Wien's, this was from Rayleigh jeans, and then you have the Planck's contribution. तो ये सब गलत थे. Rayleigh jeans का मॉडल भी गलत था, Wien's का मॉडल भी गलत था, और इस प्लॉट को एग्जैक्टली रिकंस्ट्रक्ट किसने किया, प्लैंक ने. सो व्हाट प्लैंक अज्यूम्ड वाज, प्लैंक कंसिडर्ड, देखो अब ब्लैक बॉडी आखिर कैसे इमिट कर रहा है वेवलेंथ, तो दे अज्यूम दैट वहां पे ऑसिलेटर्स हैं, ये एटम या मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे ऑसिलेटर है, वो ऑसिलेट कर रहा है और वो जिस वेवलेंथ से या जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं उसी को वो एमिट करते हैं. ओके, सो दिस वाज द कंसिडरेशन. सो प्लैंक ने क्या कहा, प्लैंक ने कहा कि जो ऑसिलेटर हैं ब्लैक बॉडी के, उनके पास कोई भी आर्बिट्ररी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं हो सकती. दे विल हैव अ डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी ओनली, एंड दैट एनर्जी विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम मिनिमम एनर्जी. So with this assumption, this groundbreaking assumption of the discrete levels of oscillator, or you say the quantization principle, this observation led him to, this postulate led him to develop the relation which is E lambda is equal to A by E subscript lambda है, not multiplied by lambda, which is lambda to the power 5 exponential B by lambda t minus 1. अब इस प्लैंक के अगर लॉ से अगर आप कंस्ट्रक्ट करो इस प्लॉट को, तो आप एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल प्लॉट को रिप्रोड्यूस कर सकते हो. You don't need to remember all these things. Wien's law क्या है, Rayleigh jeans law क्या है, Planck's contribution क्या था. Just keep in mind the expression, and if you see multiple select questions, then you can multiple choice question, then you can all easily like pick the question. So don't like stress too much on remembering all these things. And this E expression for Planck's energy, Planck's expression, this can be reduced into a special cases, and you can get Wien's displacement law, Wien's distribution law, and Rayleigh jeans law simultaneously, different considerations के साथ. ठीक है. So basically सब बाकी लोग जो डिराइव कर रहे थे वो स्पेशल केसेस डिराइव कर पा रहे थे, और प्लैंक ने पूरे के पूरे प्लॉट को डिराइव कर लिया, which is like valid in all the special cases also. So this was more a general case, and this was the true expression for the experimental observation. So this was one of the remarkable things that you need to study. Second is photoelectric effect. So what happens in photoelectric effect is that, वहाँ पे हमने बात करी, थोड़ा सा यहाँ पे भी बात कर लेते हैं. So you have electrons which are emitted instantaneously when radiation of sufficient frequency is incident. मतलब कि आप किसी सफिशिएंट एनर्जी के फोटॉन्स को इंसिडेंट कराते हो, जैसे ही कराते हो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाता है. ओके, कोई टाइम लैग वहाँ पे नहीं है. और ये मैंने कैलकुलेशन भी करा था अपने फिजिक्स के कोर्स में, बीएससी में, इन आई थिंक फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर आई वाज. तो वहाँ पे हमने कैलकुलेशन करी थी, तो वहाँ पे हमने ये पाया कि अगर हम क्लासिकली अगर इसको एक्सप्लेन करें
तो लगभग 1 वीक का टाइम लगेगा एनर्जी के इंसिडेंट होने में, इलेक्ट्रॉन को निकलने में। बट ऐसा तो हो नहीं रहा था। जैसे ही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट होती है मेटल प्लेट पे, वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, कोई टाइम लैग नहीं है। सो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग इन द थियरी, एंड देन वी नीड अ न्यू थियरी। सो दिस वाज द वन। और जो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है ये इफेक्ट कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। So this is also related to the work function basically. अब जो काइनेटिक एनर्जी जो एमिट हो रहा है वो फिर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है और इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इंटेंसिटी आप कितना भी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलता है। और इंटेंसिटी के साथ क्या बदलता है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, करंट चेंज होता है इंटेंसिटी के साथ, बिकॉज फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे, इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ा दोगे तब आप। बट इन जनरल frequency doesn't frequency changes the kinetic energy of electron, and this kinetic energy is not affected by the intensity. और बेसिकली पहले के थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी चेंज करनी चाहिए थी, बट ये होता नहीं है एक्सपेरिमेंट। and there is a increase of Ke of electron linearly with the increase in frequency of radiation. This was another one of the observations. And the number of electrons is emitted, which is emitted is proportional to the intensity. So basically जैसे ही आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो ना, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं ये बढ़ता है। ऐसा कुछ ग्राफ आता है इसका इंटेंसिटी के साथ। एंड देन देयर इज अ पीक इंटेंसिटी बिकॉज यू हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जब निकल जाएंगे सैचुरेशन आ ही जाएगा करंट में। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा? आइंस्टाइन ने प्लैंक्स के आइडिया को यूज किया और कहा कि the light is considered to be made of discrete particles called photons, and हर फोटोन की एक एनर्जी है, और ये एनर्जी जो है जब इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है ये फोटोन, तो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, और दैट्स व्हाई यू हैव दिस इफेक्ट कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये ट्रांसफर बहुत ही इंस्टेंटेनियस होता है, इसलिए कोई लैग नहीं होता है इसमें। तो दिस वाज द डेवलप्ड इक्वेशन बाय आइंस्टाइन। बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये। एंड दिस वाज एक्सपेरिमेंटल प्लॉट। ये प्लॉट आप लोग ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आ सकता है ये। और इस प्लॉट से जो आप जब यहाँ से एच न्यू इक्वल टू एच न्यू प्लस के ये बताया, एच न्यू नॉट प्लस के ये बताया आइंस्टाइन ने, तो यहाँ से आप के निकाल लो और के को वाई मान लो और न्यू माइनस न्यू को एक्स मान लो, और जब आप इसको प्लॉट करोगे ना, सो यू विल एंड अप विथ स्लोप इक्वल टू एच। So this is one of the methods to determine the value of Planck's constant. So अब इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? क्लासिकल सेंस में इंटेंसिटी का मतलब होता था, क्लासिकल सेंस में इंटेंसिटी का मतलब होता था कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बेसिकली। बट फोटॉन्स के सेंस में ये क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंसिडेंट हो रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ओके, नाउ द थर्ड थिंग, इसको किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? क्योंकि अब जो है तीसरा वाला जो टॉपिक है ना, हीट कैपेसिटी सॉलिड, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ा के हम लोग थोड़ा सा क्लोज कर सकते हैं। और बोर हो गए तो यहीं पे क्लोज कर सकते हैं, बाकी टॉपिक किसी और मीटिंग में देख लेंगे। जैसा आप बताओ ऐसा करेंगे। स्टॉप करें क्या यहीं तक? बिकॉज 12 बज गए हैं, 2 घंटे से आप मीटिंग में हो। हम ब्रेक कर लेते हैं थोड़ी देर के बाद। दो 2 बजे से हम ब्रेक ले लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद कंटिन्यू। 2 बजे से शुरू करते हाँ। हैं, इसको कवर कर लेंगे।